नमस्कार, सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप और दूसरी महिलाओं के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की। यूपी में 6.5 करोड़ महिला वोटर हैं और इस चुनाव में इसे हासिल करने की भी एक जंग है। प्रियंका गांधी जो चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं, उन्होंने कहा कि उनके महिलाओं का मुद्दा बनाने की वजह से ही प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। एक महीने में यूपी में पीएम मोदी आज 10वीं बार आए। ये रैली महिलाओं के लिए थी। मंच पे हेमा मालिनी से लेकर रीता जोशी तक यूपी की महिला नेता थीं और मैदान में आम महिलाएं। पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 1000 करोड़ और 20,000 बैंक सखियों को 4-4 हजार रुपए जारी किए। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। प्रयासों से इस मौके पे पीएम ने कहा कि बेटियां चाहती थीं कि उन्हें पढ़ने के लिए और वक्त मिले, इसलिए शादी की उम्र 21 साल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं और फूलपुर से बीजेपी एमपी ने सरकारी सम्मेलन में आई महिलाओं से वोट मांगे। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में महिलाओं के लिए 44% सीटें रिजर्व कर दी हैं। अलग महिला मैनिफेस्टो भी जारी किया है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ये महिला सम्मेलन उनके दबाव में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यादव परिवार के गढ़ मैनपुरी में रथ यात्रा पे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जनता की रैली नहीं होती, वो सरकारी रैली होती है, सरकारी के खर्च में। और आप तो गांव-गांव से आए होंगे। अभी रैली होने जा रही है एक उनकी इलाहाबाद में। सुनने में आया कि मैनपुरी से भी सरकारी बसें लेकर के गई हैं महिलाओं को। बताओ, रैली है इलाहाबाद में और जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे प्रदेश के। इस चुनाव में हर किसी का वोट है, हर क्षेत्र का वोट है, हर धर्म का वोट है, हर जाति का वोट है, पुरुषों का वोट है, उसी तरह महिलाओं का वोट है। महिलाओं का वोट 6.5 करोड़ है, जिसके लिए बड़ी मार है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इलाके के किसानों की मदद के लिए पीएम बानस डेयरी संकुल का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री कुल 870 करोड़ की 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के सूत्रों से यह खबर भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा करने जा रहे हैं, जो 24 दिसंबर को प्रयागराज से शुरू होकर 4 जनवरी तक
चलने वाला है। दौरे में अमित शाह 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे, जिसमें 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। उससे ठीक पहले अचानक तेजी आई है नेताओं के उत्तर प्रदेश के खासतौर से दौरों में। पीएम मोदी 23 तारीख को एक बार फिर से अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके ठीक बाद अगले ही दिन यानी 24 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने जा रहे हैं। बताया गया कि तूफानी दौरा होगा अमित शाह का। ये कम से कम उनका 10 दिन में 7 बार वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और 24 तारीख को प्रयागराज से उनका ये दौरा शुरू किया जाएगा, जो कि 4 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्र कवर कर दिए जाएंगे। बीजेपी की रणनीति कि इसमें 3 ओबीसी बहुल विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए, 2 शहरी क्षेत्र हो, 1 अनुसूचित जाति का हो और 1 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हो। ये खासतौर से फोकस किया जा रहा है। आखिरी जो 3 दिन उनके होंगे दौरे के, उसमें 3 रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जो कि अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में होंगे। और सूत्रों ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। 3 साल पहले करीब 1.5 लाख नौकरियों पर भर्तियां शुरू की थी, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद अब तक किसी भी परीक्षा का परिणाम तक नहीं आया है। अभ्यर्थी जो हैं उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है, निराशा भी है और अब नाराजगी भी जाहिर करने लगे हैं। रेलवे की चुनावी भर्तियों पर देखिए रविशंकर शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। इसमें जरा भी कोई दखल अंदाज ना दे सके, ऐसा एक पारदर्शिता के साथ बनाया हुआ पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम, कंप्यूटर से पूरा सिस्टम चलेगा, पूरी टेस्टिंग होगी और उससे चुने हुए 90,000 लोग देश भर से रेलवे में नई नौकरी में लगेंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान आया। फिर पिछले साल बंगाल चुनाव के वक्त रेल मंत्रालय ने कहा कि 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव ही है ऑलरेडी। ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है इसमें? 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। फिर अब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा 15 जनवरी 2021 को रेलवे चयन मंडल यानी आरआरबी के एनटीपीसी के लेवल 1 का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया गया है। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 1000 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से दिल्ली आकर रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे दुर्गेश दुबे जैसे छात्रों की निराशा बढ़ रही है। नौकरी पाने की उम्र और संसाधन दोनों कम हो रहे हैं। एनटीपीसी परीक्षा के लिए उनके जैसे करीब 1 करोड़ 26 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। मैंने 8 मार्च को अपना एग्जाम दिया। एग्जाम जब हो गया उसके बाद में आंसर की आफ्टर 2 मंथ के बाद दिया गया। लगभग काफ़ी वेट करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी वेट भी किया। उसके बाद अंततः अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, 2024 का टारगेट कर रही है कि और कुछ कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एज लड़कों की बढ़ती जा रही है, घर से इतना प्रेशर है लड़कों को, हम ही नहीं है तो हम मान लीजिए वहाँ से आकर के दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आंसर की वही देख रहे हैं, आंसर की बात बैठे हुए हैं। कम से कम गवर्नमेंट को एक निश्चित डेट तो कर देना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की माने तो इस वक्त रेलवे में करीब 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। मार्च के महीने में 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही भर्तियां रोके रखी तो रेलवे के कामकाज पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। खाली रेल में ही नहीं, राज्यों में भी ये हम लोगों ने महसूस किया है कि जब भी चुनाव की आहट होती है तो एकदम से वैकेंसी का पिटारा खोल दिया जाता है और चुनाव खत्म, पिटारा बंद। तो ये हमारे रेलवे के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो कोई उससे अलग हो। पीछे
जब चुनाव होने वाले थे, खासतौर पर बंगाल के और दूसरे, तो ये कहा गया कि हम भर्ती करेंगे, उसके बाद में भर्ती बंद। लेकिन ये बात भी सही है कि रेलों के सामने जो है वो वित्तीय संकट है। हालांकि रेलवे का कहना है कि 4 साल बाद आई 1.5 लाख नौकरियों के लिए 2 करोड़ 40 लाख आवेदन आए हैं। 208 शहरों में 8 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में कोविड के चलते देरी हुई है। आरआरबी की लेट लतीफी के चलते अब लोग इसे रेलवे की चुनावी नौकरी कहकर तंज कसने लगे हैं। लेकिन रेलवे को सोचना चाहिए कि जब लोग इस कोविड काल में आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं, तब दुर्गेश जैसे गरीब छात्रों को एक अदद नौकरी पाने के लिए कितना मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की बात करते हैं। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान की शुरुआत मोतिहारी से करने जा रहे हैं। इस अभियान का फोकस शराबबंदी को सफल बनाना और इसके लिए नीतीश महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे। लेकिन हम आपको बिहार के 2 जिलों गोपालगंज और किशनगंज की 2 अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बताती हैं कि पाबंदी के बावजूद राज्य में शराब किस तरह से बिक रही है। गोपालगंज में शराब से लदी एक जीप ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस बुलेरो को घेर लिया और उसमें रखी शराब की बोतलों को लूट लिया। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर और शराब लूटने के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना किशनगंज से सामने आई, जहां पर कुछ दबंगों ने 7 लोगों की पिटाई कर दी। घायलों का आरोप है कि शराब कारोबारियों ने इन लोगों की पिटाई की है, क्योंकि ये सभी शराब बेचने का विरोध कर रहे थे। घायलों का यह भी कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस वक्त उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और अगर वहीं सूत्रों की माने तो पूरी मारपीट की घटना को जमीन विवाद से जुड़ा भी बताया जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें गोपालगंज की, जहां पर एक जीप को इस तरह से लूट लिया गया जिसमें शराब रखी थी। एक उसने बच्चे को टक्कर मार दी थी और उसके बाद दूसरी तस्वीर जिसमें जो लोग विरोध कर रहे थे शराब की बिक्री का, उन लोगों की पिटाई की गई है। तो समाज सुधार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बिहार को समाज सुधार से ज्यादा व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। मानिए, आपका सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज अब देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित 11 और मरीज सामने आए हैं। अब तक राज्य में 65 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 34 पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं, जो बड़ी राहत की बात है। जो 11 नए मरीज मिले हैं, उनमें 8 मुंबई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के वक्त मिले और एक मरीज पिंपरी चिंचवाड़, उस्मानाबाद और नवी मुंबई में मिले हैं।